वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी पूरा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फुल कोर्स कवर करेंगे, बीट बाय बीट पढ़ेंगे। एवरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पूरा टोटल सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए और एवरी चैप्टर को, एवरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हम पहले लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, और आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, देखिए तो हम पढ़ेंगे बीट बाय बीट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी मीन्स which has the capacity to do the work, that is called energy. Energy means which has the capacity to do the work, काम करने के लिए जिसका पास कैपेसिटी होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। अभी हम जो लेक्चर दे रहे हैं इसका मतलब मेरा पास कुछ एनर्जी है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। जिसका पास काम करने के लिए कोई कैपेसिटी है, क्षमता है, तो इसके पास एनर्जी भी है। वो कितना काम करेगा? जितना उसका पास एनर्जी है उतना ही काम करेगा। पहला कॉन्सेप्ट है क्या? जिसका पास एनर्जी है वही काम कर सकता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट है कितना काम करेगा ना, जितना उसके पास एनर्जी है और जितना एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा उतना ही काम होगा, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को आराम से समझिए। तो इसीलिए जो हमारा एनर्जी है वो क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। तो वर्क करने के लिए वर्क एनर्जी हमको चाहिए। तो वर्क किसको बोलते हैं? देखिए वर्क तो डिफरेंट टाइप से होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, बट जनरली हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क किसको बोलते हैं पहले। तो वर्क को वर्क डन भी बोलते हैं। वर्क को क्या बोलते हैं? वर्क डन। वर्क को क्या बोलते हैं? वर्क डन। वर्क इज डन, सो इट इज़ कॉल्ड वर्क डन। काम को किया जाता है तो इसलिए वो इसको वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन को कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, इस फोर्स को हम एफ, डिस्प्लेसमेंट को एस भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। वेयर दिस थीटा, ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है इसको थीटा बोलते हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन जब लिखेंगे, वर्क डन मैक्सिमम, that is when theta is equal to 0 degree. That means when theta is 0, cos 0 is equal to 1. So maximum work done is equal to Fs, ठीक है। तो वही कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे where थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 1।
सो वर्क डन इज इक्वल टू Fs। समझ में आ रहा है? ठीक। अभी देखिए, तो दैट मीन्स वर्क करने के लिए हमको फोर्स चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। सो फोर्स इज कंपलसरी। जब एक सपोज दिस इज ए बॉडी, एक बॉडी को हम जब फोर्स देते हैं वो कुछ दूर तक इसका डिस्प्लेस हो जाता है। सपोज s डिस्टेंस वो डिस्प्लेस कर गया तो वर्क डन कितना होगा? F इंटू एस। बट फोर्स जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो वर्क डन कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, F इंटू एस। दैट मीन्स हमारा जो वर्क डन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वर्क डन इज ऑल्सो डिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझ में आ रहा है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। सो न्यूटन, मीटर और जूल भी इसको यूनिट भी लिखते हैं। बाद में ये बारे में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये फोर्स कहाँ पर और कौन कौन डेवलप कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो फोर्स है बहुत सारा फोर्स है, बट जनरली 4 टाइप का फोर्स को हम काउंट में लेते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए। देखिए, फोर्स हमारा 4 प्रकार का होता है, बट बेसिकली उसको 2 टाइप का लिखते हैं। फोर्स 2 टाइप्स। कैसे? इस एक को बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये एग्जाम में आता है तो इसीलिए इसको आराम से देखिए और इसको समझिए। लॉन्ग रेंज फोर्स किसको बोलते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब जो फोर्स बहुत दूर दूर तक इसका इफेक्ट है, इसको लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। और जो फोर्स बहुत कम डिस्टेंस जाने के बाद वो डिसअपीयर हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स। तो इसीलिए हम लॉन्ग रेंज फोर्स किसको लेते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स। वो भी दोनों टाइप का होता है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हम लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बोलते हैं ना, और भी एक टाइप का होता है इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। वो इलेक्ट्रिकल का फोर्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स दो, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स है। बट इलेक्ट्रिकल फोर्स फिर दोनों टाइप का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। बट मैं अभी इलेक्ट्रिकल फोर्स के बदले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लिख दिया, क्योंकि पहले हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है। तो बेसिकली ये दोनों टाइप को हमको पढ़ना है, क्योंकि हम जो फोर्स यूज़ करते हैं दैट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। जो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड सेकेंड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो शॉर्ट रेंज फोर्स हमारा कोई काम में नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा कोई भी काम में नहीं आता है। हम बेसिकली जो पढ़ेंगे लॉन्ग रेंज फोर्स, जिसको समझने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम लॉन्ग रेंज फोर्स के ऊपर हम पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आएगा सब लॉन्ग रेंज फोर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। थोड़ा आप इसको ध्यान में देखिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में।
अभी क्वेश्चन आया, देखिए कहाँ से हमें शुरू किए थे, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी था। एनर्जी किसको बोलते हैं, जो काम कर सकता है, वर्क कौन कर सकता है, जहाँ पर जितना फोर्स होता है उतना ही वर्क होता है। फोर्स हमारा कितना टाइप का होता है, दोनों टाइप का होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स दोनों टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कौन डेवलप करता है, पहले जानना चाहिए। देखिए हमारा जो यूनिवर्स बना है, दो टाइप का सब्सटेंस में वो बना है, और टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू बिल्ड ए यूनिवर्स और फॉर ए यूनिवर्स। एक यूनिवर्स में दोनों टाइप का आइटम को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और दोनों टाइप का आइटम से ये यूनिवर्स बना है। एक है मैटर, एक है मैटर, सेकंड है हमारा रेडिएशन और एनर्जी। इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं और रेडिएशन बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं, व्हाट एवर यू कैन से। एक मैटर है, एक रेडिएशन है, और एनर्जी भी इसको बोलते हैं। देखिए ये दोनों टाइप में, दो टाइप का जो सब्सटेंस है, मैटर है, एनर्जी और रेडिएशन है, इसको लेकर ही हमारा यूनिवर्स बना है। सपोज ये एक मैटर है, ठीक है, इसमें एनर्जी नहीं आएगा तो ये काम नहीं करेगा ना। हमारा बॉडी एक मैटर है, बट इसमें जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है, दैट मीन्स इसमें अंदर जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, इसके लिए हम काम करते हैं। सपोज हमारा ब्रीदिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा एनर्जी स्टॉप, बट मैटर है, वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसीलिए मैटर के साथ एनर्जी ज़रूरी है। देखिए फैन एक मैटर है, उसमें एनर्जी देने से वो काम करेगा। मैटर एंड एनर्जी आर बोथ वेरी एसेंशियल पार्ट फॉर द यूनिवर्स टू मेक द यूनिवर्स। तो मैटर और एनर्जी और रेडिएशन, ये दोनों फोर्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, पहले मैटर के बारे में हमको जानना चाहिए। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर मीन्स which has some space, which has some mass and occupies some space। देखिए इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा देखिए आप इसको आराम से पढ़ेंगे। देखिए मैटर किसको बोलेंगे? मैटर किसको बोलेंगे? which has mass, which has mass and occupies some space, occupies some space is called matter। क्या होता है? मैटर किसको बोलते हैं? जिसका मास होता है और कुछ स्पेस लेता है रहने के लिए, उसको हम मैटर। कुछ मास होना चाहिए और जगह भी कुछ लेगा। ये सपोज दिस इज ए पेन, इसका कुछ मास है और रहने के लिए कुछ जगह लेता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर का क्या है मेन प्रॉपर्टी? मास, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड मास। तो हम इसको देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं अभी देखिए। सो मैटर मीन्स इट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर का क्या होता है ना? मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अभी वो जो मास क्या कर सकता है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कर सकता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो क्यों डेवलप हो रहे थे ना? क्योंकि इसका पास मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फोर्स is due to mass। जिसका पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कर सकता है। कैसे डेवलप कर सकता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा हमको आइडिया लेना है। सपोज ये वाला एक मास है, सपोज दिस इज m1,
मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ m1, सपोज m2। सो ए मास है, ए भी मास है, सो इसका मास है मतलब इसका ये एक फोर्स डेवलप कर सकता है। जो फोर्स डेवलप कर सकता है किसके ऊपर, m2 के ऊपर, क्योंकि ये मास है मतलब कौन सा फोर्स डेवलप कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ए अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, ये कभी रिपल्सन कर नहीं सकता। सो अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स को यूज करके हम सपोज काम करते हैं, लेकिन सपोज एक मोटर चलाना है, एक मोटर को घुमाना है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये घुमा नहीं पाएगा। ये एक साइड एक डायरेक्शन में वो खींचेगा, वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा। तो सपोज यहाँ पर था तो ये नीचे चला जाएगा, तो घूमेगा नहीं। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है बट पर्टिकुलर वर्क तक काम करता है। देखिए रेंज है इसका, लिमिटेशन है। देखिए ये मास सपोज m2 है, ये m1 m2 के ऊपर सपोज एक फोर्स डेवलप करता है। कौन सा फोर्स, सपोज ये एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है, ठीक है। m1 m2 के ऊपर फोर्स डेवलप करता है। ये जो फोर्स डेवलप कर, सपोज m1 m2 दोनों मास है, इसका डिस्टेंस भी हम लिख देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस d है, इसका भीतर जो डिस्टेंस है d मीटर है। ये m मास को हम kg में एक्सप्रेस करते हैं और डिस्टेंस को d को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सपोज m1 m2 के ऊपर एक फोर्स डेवलप करता है। ये जो फोर्स डेवलप करता है इसका नाम क्या है, F21। और फोर्स एक यूनिटी, ये देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। m1 किसके ऊपर फोर्स किया, 2 के ऊपर, तो इसीलिए पहले 2 लिखा। कौन डेवलप किया, 1 डेवलप किया, इसलिए F21। अभी 2 m1 के ऊपर भी एक फोर्स डेवलप करेगा, दैट इज ऑल्सो अनदर फोर्स। तो इसका वैल्यू कितना होगा, F12। अभी क्वेश्चन आता है जी F12 मतलब फोर्स 1 के ऊपर डेवलप होता है, कौन डेवलप करता है, 2 डेवलप करता है। दैट मीन्स 1 मीन्स ऑन, 2 मीन्स बाय। कौन डेवलप करता है, किसके ऊपर डेवलप करता है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब F12 इज इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो इक्वल ही होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका फोर्स इस तरफ है, इसका फोर्स इस तरफ है, तो डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। जो इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको इसीलिए माइनस में रिप्रेजेंट किया। माइनस मतलब सपोज F12 का फोर्स, सपोज देखिए ये इस तरह डेवलप करता है, F21 का ऑपोजिट ऐसा, तो इसको माइनस कर देंगे तो मत ये डायरेक्शन हो गया कि नहीं, ये डायरेक्शन में था, इसको हम चेंज कर दिया तो डायरेक्शन सेम हो गया। तो इसीलिए ये माइनस F21 हम लिख सकते हैं। बट वो बोलता है जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट है, बट ये मैग्नीट्यूड कितना है। वो बोलता है ये जो फोर्स डेवलप होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 भी हम लिख सकते हैं। ये जो फोर्स डेवलप होता है ये दोनों मास का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मास ज़्यादा होने से फोर्स ज़्यादा भी होगा। सो इसका प्रोडक्ट, सपोज इसका 5 kg, देखिए इसका 5 kg, ये 7 kg, इसका प्रोडक्ट 5 × 7 दैट इज़ kg × kg स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है
वो बोलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को उसको इस तरह लिख सकते हैं 1/, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। दोनों जो मास है उसका अंदर जो डिस्टेंस का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर का फॉर्म है, इसको इसलिए बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सपोज इसको हम इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो सकता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो सकता है कि नहीं? अभी ये जो वैल्यू हमें निकल के आ गया, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। फोर्स, ये प्रोपोर्शन को उठा देने से क्या इक्वल में लिख दें, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलूँगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दैट मीन्स जिसका मास ज़्यादा है उसके ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। सपोज 10 फीट के ऊपर एक, मैं सपोज बोल रहा हूँ, एक हाथी है, एक एलिफेंट है और एक चींटी है, मैंने एक आंट है, तो किसका ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा? जिसके ऊपर मास ज़्यादा है उसका ऊपर फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख दिया, तो अभी क्या लिख सकते हैं? m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्यों? ये दोनों, ये प्रोपोर्शन था, प्रोपोर्शन को उठा देंगे तो इक्वल लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ये कांस्टेंट को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है ना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो कांस्टेंट जी डैश का वैल्यू यहाँ पर लिखा है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्यों? देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ये न्यूटन है। इसको हम न्यूटन, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, फोर्स न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर कर देने से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल के आ जाए। दैट मीन्स इसी तरह लिख सकते एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। एफ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी स्क्वायर। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू, मैं लिख देता हूँ, इट इज़ इंडिपेंडेंट टू मीडियम। वो मीडियम के हिसाब से कोई काम नहीं करता है, मीडियम को इंडिपेंडेंट है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सपोज यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, तो बीच में एक मीडियम है, तो ये जो मास, सपोज यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, ये मास है, ये अनदर मास है, ये उसके ऊपर जितना फोर्स डेवलप करता है, इसके बीच में एक मीडियम रख देने से भी वही फोर्स डेवलप करेगा, क्योंकि ये मीडियम को ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम उसको फोर्स को रिड्यूस कर नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स अभी हम जो समरी हमको लगा है, क्या हम समरी पाए हैं कि हमारा जो फोर्स डेवलप होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके लिए होता है ना? मास के लिए होता है। मास कौन डेवलप करता है? मैटर। वो फोर्स का वैल्यू कितना है ना? दैट इज m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर है। और इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, किसका वैल्यू है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सो हमारा जो आज हम पढ़ चुके हैं, इसका समरी क्या है? पहले देखिए, हम बोला कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। एनर्जी मतलब क्या है? जो काम कर सकता है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो काम कर सकता है, वर्क को जो काम करेगा
वर्क डन भी बोलते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट में वर्क डन बनता है। वर्क डन फोर्स के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स कहाँ पर आता है ना, फोर्स दोनों टाइप का होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स एंड शॉर्ट रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स जो है दोनों टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए डेवलप होता है, मैटर के लिए ही डेवलप होता है, क्योंकि मैटर के पास क्या है ना, मास है। उसके बाद वो जो फोर्स डेवलप हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम्स, इसको इसीलिए बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ये जो वैल्यू होता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर और F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बट ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट मीडियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आया। हमारा पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वर्क हो सकता है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से निकला, तो इस बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।